नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD ITI स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों कैसे हो। आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के बारे में। जी हाँ साथियों, विद्युत आवेश के बारे में हम आज संपूर्ण चर्चा है जो करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने विद्युत धारा के बारे में बात की थी। उस समय विद्युत आवेश के बारे में थोड़ा बहुत है जो जानकारी प्राप्त की थी, लेकिन आज है जो विद्युत आवेश के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं विद्युत आवेश के बारे में। साथियों स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश। साथियों बात करें कि जो आपका विद्युत आवेश है उसके बारे में हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारी बातें हैं वो हम करेंगे। साथियों ध्यान रखना विद्युत आवेश। तो साथियों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश है जो होता क्या है। तो साथियों ध्यान रखना, मैंने आपको विद्युत धारा के समय भी बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ कि आवेश है वो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है। तो साथियों ध्यान रखना, विद्युत आवेश की जो आपकी डेफिनेशन होती है वह होती है आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है। या हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। साथियों इसकी एक और डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके या अनुभव किया जा सके। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है या जिसके कारण है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। यही आपका विद्युत आवेश है। साथियों ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र को है जो आपके दर्शाते हैं हम ई से है जो आपका विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाएगा, और आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसको दर्शाएंगे हम बी से। साथियों ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र है वो बी से और विद्युत क्षेत्र है जो आपका ई से, यानी ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है इसको हम ई से दर्शाएंगे और ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम बी से दर्शाएंगे। चलिए साथियों आगे बात करते हैं आवेश के बारे में और क्या क्या बातें हैं। साथियों बात करें कि विद्युत आवेश के द्वारा जो आपका हमने बात की है क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, यानी जो आपका विद्युत आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम ई से दर्शाते हैं। साथ ही ध्यान रखना, और यदि हम बात करें कि यदि आपका आवेश यानी आवेश है वो नियत गति से गतिशील है तो वहां पे है जो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। साथियों ध्यान रखना, आवेश यदि आपका
नियत गति से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र यानी ई और चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शाते हैं बी। ई और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। और यदि हम बात करें कि आवेश आपका त्वरित या परिवर्ती गति से वेग है, यानी जो आवेश है आपका हम कहें त्वरित है या इसे हम कह देते हैं परिवर्ती वेग से गतिशील है। यदि आपका आवेश त्वरित या परिवर्ती वेग से गतिशील है तो वहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और इसके साथ में आपके विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। साथ में ध्यान रखना विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो आपको ध्यान रखना साथियों, हमने बात की है कि यदि आपका आवेश के कारण है जो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे हमने बात की कि आवेश नियत गति से गतिशील है तो वहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है जो दोनों उत्पन्न होगा। और अब हमने बात की है कि यदि आपका आवेश त्वरित या परिवर्ती वेग से गतिशील है तो वहाँ पे आपके पास विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी। साथियों ध्यान रखना परिवर्ती गति से वेग है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होगी। अब साथियों बात करें आवेश के मात्रक की, तो मात्रक साथियों ध्यान रखना आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है आपका फेराडे। साथियों ध्यान रखना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फेराडे। और ध्यान रखना एक फेराडे है उसके बराबर होते हैं आपके 96,500 कूलाम। साथियों ध्यान रखना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होते हैं और एक फेराडे बराबर है जो आपके 96,500 कूलाम होते हैं। साथियों ध्यान रखना आवेश का एक आपका मात्रक होता है, यानी आपके फॉर्मूले के अनुसार अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है आवेश बराबर Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ से आपके पास आवेश का जो आपका मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आवेश का आपका एक मात्रक यह भी है एम्पियर इंटू सेकेंड। अब साथियों बात करें आवेश का आपका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वह होता है आपका ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यह आपका आवेश का सीजीएस मात्रक है वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो साथियों आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, एक फेराडे बराबर होता है आपका 96,500 कूलाम। और आवेश का इस फॉर्मूले के अनुसार हमें हमारे पास मात्रक निकल के आ गया यानी I इंटू टी बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड। और ध्यान रखना सीजीएस पद्धति में जो आपका आवेश का मात्रक होता है वो होता है ES यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब साथियों आगे बात करते हैं कि आपके आवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो साथियों ध्यान रखना आवेश के प्रकार की बात करें यानी आवेश के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो आवेश के जो आपके तीन प्रकार होते हैं। साथियों ध्यान रखना मुख्यतः आपके तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से। एक नंबर होता है आपका ऋण आवेश जिसे हम नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं। दो नंबर होता है आपका धनावेश जिसे हम पॉजिटिव साइन से दर्शाते हैं। और एक होता है आपका उदासीन यानी कोई आवेश नहीं होता। ध्यान रखना आवेश आपके मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका तीसरा कौन सा होता है उदासीन होता है, यानी जिसपे आपके ऋणावेश और धनावेश है वो समान मात्रा में हो, वहाँ पे आपका आवेश है जो उदासीन माना जाएगा। साथियों ध्यान रखना। तो साथियों बात करते हैं कि ऋणावेश कौन सा है, ऋणावेश के कौन कौन से एग्जाम्पल है, धनावेश का कौन सा एग्जाम्पल है और उदासीन का कौन सा एग्जाम्पल है। इनके बारे में बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऋणावेश के बारे में। यानी ऋणावेश का हम एग्जाम्पल देखें तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका ऋणावेशित कण होता है। साथियों ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन है जो आपका ऋणावेशित कण होता है। तो साथियों हम बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश होता है वो होता है आपका माइनस में होता है, आपको पता है क्योंकि ये ऋणावेशित कण है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। साथियों साथ ही बात करें इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आपका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यह आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। साथियों ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के
खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है आपके जे थॉमसन। तो ये हमने बात कर ली ऋणावेशित कण के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन है जो आपका एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपका 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10 की घात 19 गुलाम होता है, -19 गुलाम होता है। और खोजकर्ता थे वो आपके जे थॉमसन थे। साथ ही ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का जो आपका नामकरण है, यानी नाम किसने दिया था, तो साथ ही ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का नामकरण है वो किया था आपके स्टोनी ने। स्टोनी नाम के आपके वैज्ञानिक थे। तो स्टोनी ने जो आपका इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। तो साथियों ये हमने ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली। साथियों आगे बात करें हम धनावेशित कण यानी धनावेशित कण के बारे में बात करें तो धनावेशित का आपका एग्जाम्पल होता है प्रोटॉन। धनावेशित का आपका एग्जाम्पल क्या होता है? प्रोटॉन, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। ध्यान रखना साथियों, पी पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव का मतलब ये आपका धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं हम ई नेगेटिव से, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन है जो ऋणावेशित कर रहे हैं। तो साथियों प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन के जो आपका आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस के 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। साथियों ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम, और इलेक्ट्रॉन पे जो आपका नेगेटिव चार्ज था। बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान के बारे में, तो प्रोटॉन का आपका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। और बात करें खोजकर्ता के बारे में, तो प्रोटॉन का जो खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता है वो है आपके गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी। ये हमने बात कर ली साथियों प्रोटॉन के बारे में, यानी धनावेशित कण के बारे में। अब साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो नामकरण है, यानी नामकरण का श्रेय किसको जाता है, यानी नाम है जो दिया था आपके रदरफोर्ड ने। साथ ही ध्यान रखना खोज है जो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन नाम है वो आपका रदरफोर्ड ने दिया था। अब साथियों आगे बात करें उदासीन आवेश के बारे में, तो उदासीन आवेश के बारे में, उदासीन आवेश का आपका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा न्यूट्रॉन, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। यानी न्यूट्रॉन पे जो आपका कोई आवेश नहीं होता, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आपके समान होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें कोई आवेश नहीं होता। साथ ही ध्यान रखने न्यूट्रॉन पे आपका आवेश है वो आपका शून्य होता है, और इसका जो आपका द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, यानी हम कहें 1.69 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम, यानी लगभग है जो आपके प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही है। और इसकी जो खोज करता है वो है आपके जेम्स चैडविक। साथियों ध्यान रखना चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये हमने बात कर ली साथियों ऋणावेश, धनावेश और उदासीन कणों के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इनका कितना आवेश होता है, कितना इनका द्रव्यमान होता है, और किन किन ने वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी। अब साथियों ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच आपको संबंध है जो पता होना चाहिए। साथियों ध्यान रखना जो आपके एम प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो साथियों ध्यान आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होगा, यानी एम पी पॉजिटिव है वो आपका एम ई नेगेटिव से अधिक होना। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। अब साथियों कितना अधिक होता है यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो आपका 1837 इंटू एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। साथियों ध्यान रखना प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1837 गुणा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, या कहीं कहीं पे है जो आपको ये 1845 भी देखने को मिलेगा। तो साथ ही ध्यान रखना दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो आपको 1845 मिलेगा या 1837 मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुणा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये संबंध भी आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में। अब साथियों बात करें कि एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में। तो साथियों ध्यान रखना ट्रिक है आपकी ईंट पग नाचे।
साथियों इसके द्वारा जो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है जो याद रख पाओगे। साथियों ध्यान रखें, ई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, टे का मतलब हो गया आपका थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। साथियों आगे बात करें, पी का मतलब, पे का मतलब हो गया आपका प्रोटॉन, यानी जिसे हम पी पॉजिटिव से दर्शाते हैं। और गय का मतलब हो गया आपका गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन की थी। आगे बात करें साथियों न्यूट्रॉन की, तो एन का, न का मतलब हो गया आपका न्यूट्रॉन, और च का मतलब हो गया आपका चैडविक। तो साथियों इस ट्रिक के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है जो याद रख पाओगे। ईट पग नाचे, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब हो गया थॉमसन, पे का मतलब प्रोटॉन और ग का मतलब गोल्डस्टीन। वहीं बात करें एन, न का मतलब न्यूट्रॉन और च का मतलब चैडविक। तो इस प्रकार है जो आप इसके खोजकर्ता के नाम है जो आसानी से याद रख पाओगे और कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये हमने आवेश के एग्जाम्पल्स की बात कर ली, यानी ऋणावेश का कौन सा एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रॉन है जो आपका ऋणावेशित कण होता है। धनावेश का कौन सा एग्जाम्पल है? प्रोटॉन है जो आपका धनावेशित कण होता है। और उदासीन यानी न्यूट्रल है जो आपका, जिसपे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, शून्य आवेश है जिसपे होता है। और इनके खोजकर्ताओं के बारे में हमने बात कर ली, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के संबंध के बारे में भी हमने बात कर ली। दोस्तों हम आगे बात करते हैं जो आवेश के लिए कूलाम का नियम है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। साथियों ध्यान रखना, आवेश के लिए कूलाम का नियम, इस नियम के बारे में जो अब हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों ध्यान रखना, आवेश के बारे में कूलाम का क्या नियम था। तो साथियों ध्यान रखना, पहले मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है कि यदि आपके दो आवेश हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं Q1 तथा Q2, यानी दो आवेश आपके एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो उनके मध्य जो आपका लगने वाला बल है वह विद्युत बल आवेशों के गुणन के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों पहले आपको इसकी डेफिनेशन है जो पता होना चाहिए, यानी डेफिनेशन है जो आप नोट कर सकते हो। यदि दो आवेश जिन्हें हम नाम दे सकते हैं Q1 व Q2 एक दूसरे से, यानी दो आवेश है जो आपके Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, यानी इनके बीच की दूरी है जो, जिसे हम r माने, r दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला बल है, लगने वाला बल, या हम कहें लगने वाला विद्युत बल कहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका लगने वाला विद्युत बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही ध्यान रखना, हम फॉर्मूले के द्वारा जो इसको पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। साथ ही ध्यान रखना, यदि आपके दो आवेश है आपके पास Q1 Q2 आपने नाम दे रखा है और उनके बीच की दूरी आपकी r है, तो उनके आवेश के बीच के जो आपका लगने वाला बल है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। साथ ही ध्यान रखना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथियों ध्यान रखना, दूरी का वर्ग होता है। चलिए साथियों आगे बात करते हैं फॉर्मूले के द्वारा जो हम इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। यानी आपने कहा है कि आपके पास दो आवेश है Q1 बट्टे और Q2, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, यानी ये आपका कोई बिंदु A है और ये B है। A बिंदु पर आपका आवेश है Q1, B बिंदु पर आपका आवेश है Q2, और इनके बीच की दूरी है वो आपकी r है। तो साथियों ध्यान रखना, कूलाम के नियम के अनुसार आपका इनके बीच लगने वाला बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी Q1 और Q2 इंटू Q2 के समानुपाती होगा। और इसी नियम के अनुसार आपको पता है ये इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। यहाँ साथ में ध्यान रखना, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो साथ में जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को या दोनों समीकरणों को मिला के लिखेंगे तो F के बराबर आपका क्या आ जाएगा?
एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। साथ ही ध्यान रखना ये आपके गुणनफल के समानुपाती हो गया और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। साथ ही आगे बात करें, हमें समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम स्थिरांक लेते हैं, यानी यहाँ पे हमारा जो k है वो हमारा समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पे स्थिरांक है। साथ ही ध्यान रखना और जो आपका k है, साथ ही मैं आपको लिख देता हूँ, ध्यान रखना k है जो आपका विद्युत स्थिरांक है, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें स्थिरांक लेना पड़ता है जो हमारे पास k है। और इस k का मान कितना होता है साथियों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। k का मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर। साथियों इसकी इकाई भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। यानी इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमने के स्थिरांक लिया। साथ ही ध्यान रखना के क्या है, आपका वैद्युत स्थिरांक है। के का जो आपका मान होता है वो होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। यह आपको मान और इसकी इकाई भी है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में है जो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि कूलाम के विद्युत आवेश के नियम के अनुसार जो विद्युत स्थिरांक के लिया जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, या के की है जो आपकी यूनिट क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है के की यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और इसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो साथियों ये होता है जो आपके विद्युत आवेशों के लिए कूलाम का नियम होता है। तो आपको ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए साथियों, हम एक क्वेश्चन है जिस पे हम चर्चा कर ही लेते हैं। साथियों क्वेश्चन दे दिया आपके पास कि यदि कूलाम के नियम के अनुसार हम बात करें आवेश को, यानी आवेश को जो दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया जाए, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल बताना है आपको। साथ ही ध्यान रखना, यानी जो आपके Q1 और Q2 दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी को है जो आपको 4 गुना कर दिया गया है, और आवेश के मान को है जो आपका 2 गुना कर दिया गया है। साथ ही ध्यान रखना आवेश को 2 गुना और उनके बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया गया है। तो अब है जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। तो साथ ही फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए बराबर हमने क्या लिखा था, ए बराबर के Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो के है जो आपका स्थिरांक है, यानी Q1 Q2 आवेशों को आपको दोगुना कर दिया गया है, मतलब 2 इंटू 2, और आर यानी दूरी को है जो 4 गुना कर दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 बट्टे 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो आपका 1/4 हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखना, यानी आवेशों के मान को दोगुना कर दिया गया और उनके बीच की दूरी को है जो 4 गुना कर दिया गया है, तब उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो आपका 1/4 ही रह जाएगा। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट है जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है, इस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर पाओगे। दोस्तों आवेश के बारे में और आगे बात करें तो ये जो आपके एक दो डायरेक्ट फैक्ट है जो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, लिख लीजिए। साथ ही ध्यान रखना आवेश है जो आपकी एक आवेश है एक क्वांटीकृत राशि है। साथ ही ध्यान रखना जिस प्रकार प्रकाश आपका छोटे छोटे पैकेट्स या हम कह सकते हैं बंडलों के रूप में पाया जाता है जिसे हम क्वांटा कहते हैं, उसी प्रकार आवेश भी एक प्रकार की क्वांटीकृत राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही ध्यान रखना आवेश का जो क्वांटा होता है उसे बोलते हैं, आवेश का क्वांटा को हम इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के आवेश को आवेश का क्वांटा कहा जाता है। जैसे आपका प्रकाश का भी छोटे छोटे मैंने बताया आपको पैकेट या बंडलों में पाया जाता है जिन्हें क्वांटा कहते हैं, और प्रकाश के क्वांटा को हम फोटोन कहते हैं। उसी प्रकार जो हमारा आवेश का क्वांटा होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ है जो आपका
इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और यही है जो आपका आवेश का क्वांटा कहलाता है। आवेश भी आपकी एक प्रकार की क्वांटीकृत राशि है। साथियों अब आगे बात करें कि आवेश है जो आपका, यानी आवेश है या हम कहें कि किसी वस्तु पर कुल आवेश होगा। कुल आवेश एक निर्धारित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। अब साथियों पूर्ण गुणज कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यानी किसी भी वस्तु पे जो आपका कुल आवेश होगा वो निर्धारित न्यूनतम मान का है, वो आपका पूर्ण गुणज होता है। एक फैक्ट और लिखिए, उसके बाद में मैं आपको ये सारे जो पॉइंट लिखे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। अगला फैक्ट है आपका कि कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। साथ ही ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु पर जो आपका कुल आवेश है वो निर्धारित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, और कुल आवेश है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो साथियों अब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी Q बराबर क्या होता है आपका, आपको पता है Q बराबर होता है एन ई, यानी Q का मतलब आपका आवेश हो गया, N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो साथ में ध्यान रखना यहाँ पे N है जो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E है जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो साथियों पूर्ण गुणज का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आपकी पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 इस प्रकार है जो आपकी पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, यानी 0.5 या 7/2 या 5/2 इस प्रकार है जो आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो आपका निर्धारित जो आपका न्यूनतम मान होगा उसका पूर्ण है जो गुणज होना चाहिए, यानी दशमलव या भिन्न के रूप में जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कदापि नहीं होगा। तो यही मतलब होता है कि आपका किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश है वो निर्धारित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसके बारे में साथियों आगे बात करें तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, यह आपका एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे दिया आपको 5 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दे दिया -3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दे दिया 7/2 इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी दे दिया 0। अब बताइए साथियों इनमें से कौन सा आवेश है जो संभव नहीं है। हमने अभी बात की है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो निर्धारित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी 5 है जो आपका हो सकता है पूर्ण गुणज है, -3 भी हो सकता है पूर्ण गुणज है, लेकिन 7/2 है जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आपका दशमलव में आ गया पूर्ण गुणज नहीं है। तो ये सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका शून्य भी हो सकता है, साथ ही ध्यान रखना न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन आपका वो कभी भी दशमलव में या भिन्न में आपको प्राप्त नहीं होगा, वो किसी भी संख्या का पूर्ण गुणज भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही ध्यान रखना यही मतलब होता है कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी दशमलव या भिन्न के रूप में जो आपका आवेश है नहीं देखने को मिलेगा। तो साथियों अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सा है जो संभव इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी हम बात करें संभव आवेश, यानी कौन कौन से आवेश है जो इलेक्ट्रॉन के संभव है। तो साथियों क्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। एन हम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 1 लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, यानी एक को हम 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम से गुना करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। तो यह जो आवेश है आपका इलेक्ट्रॉन का संभव आवेश है। यहीं पे हम यानी हमें एन का मान 2 लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3.2 इंटू 10⁻19 गुलाम, यह भी हमारे पास संभव आवेश है। तो इसी प्रकार है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमें पूर्ण गुणज के रूप में लेनी है, और पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन की संख्या लेने के बाद हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं, तो जो प्राप्त आवेश होता है वह आपका संभव आवेश है। तो संभव आवेश है जो आपका कभी भी पूर्ण गुणज के रूप में ही प्राप्त होगा, कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में जो प्राप्त नहीं होगा। यही है जो मेरा कहने का उद्देश्य है, यानी आपको 3
इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम से गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ये है जो आपके संभव आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमें पूर्ण गुणज के रूप में लेनी है, किसी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लेनी है। ये आपके सारे संभव आवेश है। इसी प्रकार हम आगे लेते जाएंगे। 4 इंटू 6 1.6 इंटू 10 की घात माइनस कूलाम, 5 इंटू 6 इंटू, तो यह आपका कभी भी हम यहाँ पे जो आपका ये इस प्रकार नहीं ले सकते कि 1.5 इंटू 1.6 इंटू, यानी एन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो हम दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लेंगे, वो पूर्ण गुणज के रूप में ही लेंगे। तभी है जो हमारे पास संभव आवेश है जो हमें प्राप्त होगा। अब साथियों आगे बात करें आवेश के बारे में, तो साथियों आपको मैं मुख्य है जो इनमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता। आपको ध्यान रखना है कि केवल नाम याद रखना है कि आपकी आवेशन की है जो आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी होती है। तो साथियों ध्यान रखना, आवेशन की जो आपकी प्रमुख विधियाँ हैं वो तीन विधियाँ होती है। एक नंबर होती है आपकी घर्षण द्वारा, है जो आवेश को उत्पन्न करना, घर्षण द्वारा। दूसरी होती है आपकी चालन द्वारा, और तीसरी होती है आपकी प्रेरण द्वारा। ये तीन है जो आपकी आवेशन की प्रमुख विधियाँ होती है। अब घर्षण द्वारा जो आपकी चालन की विधि है, इसके संबंध में आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के दो प्रयोग है जो मैं आपको बता देता हूँ। यानी आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग, उन्होंने घर्षण के माध्यम से आवेश को उत्पन्न किया, जिसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपके दो प्रयोग किए, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला था आपका, उन्होंने रेशम का कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा, और एक ली उन्होंने कांच की छड़। साथ ही ध्यान रखना, कांच की छड़। जब इनको आपस में परस्पर रगड़ा, यानी रेशम के कपड़े और कांच के छड़ को आपस में रगड़ा, तो उन्होंने पाया कि कांच की छड़ से जो आपके इलेक्ट्रॉन है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन है वो आपके रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो गए। साथ ही ध्यान रखना, पहला प्रयोग था उनका रेशम का कपड़े के साथ उन्होंने कांच की छड़ का घर्षण किया, तो इस प्रकार उनको प्राप्त हुआ कि जो आपकी कांच की छड़ है वो आपकी धनावेशित हुई, और रेशम का कपड़ा जो आपका ऋणावेशित हो गया। यानी कांच की छड़ से जो आपका आवेश था वो रेशम की कपड़े पे है जो स्थानांतरित हो गया। साथियों ध्यान रखना, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, ऋणावेशित है, तो ये जहाँ से ट्रांसफर होगा, यानी कांच की छड़ से निकला है तो कांच की छड़ है तो पॉजिटिव होगी, और ये रेशम के कपड़े पे स्थानांतरित हुआ है तो रेशम का कपड़ा है जो आपका नेगेटिव होगा। तो इस पर आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है कि रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ने पर रेशम का कपड़ा है जो किस प्रकार का आवेश रखता है, या कांच की छड़ है जो आपके किस प्रकार के आवेश के समान व्यवहार करती है। तो साथ ही ध्यान रखना, रेशम का कपड़ा है जो आपका ऋणावेशित हो जाएगा, और कांच की छड़ है वो आपकी धनावेशित हो जाएगी। तो साथियों ये हमने बात की रेशम के कपड़े और कांच की छड़, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहले प्रयोग के बारे में। अगले प्रयोग यानी दूसरा प्रयोग उन्होंने किया। दूसरे प्रयोग में उन्होंने एक तो ली बिल्ली की खाल, जिसे बिल्ली की समूर कहते हैं, बिल्ली की खाल, और दूसरी ली उन्होंने एबोनाइट की छड़। तो साथियों इन्होंने एक तो बिल्ली की खाल ली और एक ली एबोनाइट की छड़, और इनको जब इन्होंने परस्पर घर्षण के द्वारा रगड़ा तो उन्होंने पाया कि एबोनाइट की छड़ है उससे जो आपके इलेक्ट्रॉन है, साथियों ध्यान रखना कि बिल्ली की खाल से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो एबोनाइट की छड़ पे जो स्थानांतरित हो गए। तो इस प्रकार बिल्ली की खाल है जो आपकी धनावेशित हो गई, और एबोनाइट की छड़ है वो आपकी ऋणावेशित हो गई। यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉनों ने गमन किया वो तो आपका धनावेश हो गया, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों ने स्थान ग्रहण किया है, वो आपके स्थान है वो आपका ऋणावेशित हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो आपका ऋणावेशित कण है। तो इस प्रकार ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के दो प्रयोग थे, यानी रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, और बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़। तो साथियों एक बार पुनः सुनना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग थे रेशम का कपड़ा और कांच की छड़। रेशम के कपड़े को जब कांच की छड़ पर रगड़ा तो रेशम का कपड़ा जो आपका ऋणावेशित हो गया, यानी रेशम के कपड़े जो कपड़े पर इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से स्थानांतरित हो गए, और कांच की छड़ जो आपकी धनावेशित हो गई। और वहीं पे इसी प्रकार बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ के बीच में घर्षण किया तो बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है वो एबोनाइट की छड़ पे हो गया। इस प्रकार एबोनाइट की छड़ आपकी ऋणावेशित हो गई, बिल्ली की खाल है जो आपकी धनावेशित हो गई। अब साथियों आप याद कैसे रख पाओगे
कि कौन सा ऋणावेशित हुआ, कौन सा आपका धनावेशित हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक है जो बता देता हूँ। ये नहीं आपको मैंने एक वीडियो में अलग से भी बता रखी है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। और छोटे में छोटा, बड़े में बड़ा, ये हमारी रामबाण ट्रिक है। इसके माध्यम से आप आसानी से याद रख पाओगे। यानी एक था आपका रेशम का कपड़ा, और एक थी आपकी कांच की छड़। एक था आपका बिल्ली की खाल, और एक था आपका एबोनाइट। यानी रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ा था, और बिल्ली की खाल को एबोनाइट के छड़ के साथ रगड़ा था। तो साथ ही ध्यान रखना, रेशम का आप नाम बड़ा है तो यहाँ पे आप कह सकते हो रेशम की जो कपड़ा है वो आपका माइनस हो गया। कांच नाम आपका छोटा है तो प्लस भी नाम आपका छोटा है। बिल्ली नाम आपका छोटा है तो प्लस भी नाम आपका छोटा है। और एबोनाइट आपका नाम बड़ा है तो माइनस भी आपका नाम छोटा है। तो साथियों इतना तो आपको भी पता होगा कि माइनस को हम ऋणावेशित कहते हैं और प्लस को हम धनावेशित कहते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख पाओगे, छोटों में छोटा, बड़े में बड़ा। यानी रेशम नाम आपका बड़ा है तो यहाँ पे आपका माइनस भी नाम बड़ा है, यानी रेशम की छड़ जो माइनस हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। कांच नाम आपका छोटा है, प्लस भी नाम आपका छोटा है, यानी कांच का छड़ है जो आपकी धनावेशित हो जाएगी। साथियों बिल्ली नाम है जो आपका छोटा है, प्लस नाम भी आपका छोटा है, यानी बिल्ली की खाल है जो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और एबोनाइट नाम आपका बड़ा है, माइनस भी आपका नाम बड़ा है, तो एबोनाइट की छड़ है जो आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रकार है जो आप इसको, इन दोनों प्रयोगों को, बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो दो प्रयोग है इनको याद रख सकते हो आसानी से साथियों। तो साथियों ये हमने आज के सेशन में आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो डिस्कस की है। तो चलिए साथियों एक बार फटाफट से रिवाइजन कर लेते हैं। साथियों पहले हमने बात की विद्युत आवेश के बारे में, इसकी क्या डेफिनेशन होती है इसके बारे में हमने जाना, और इसकी जो दो डेफिनेशन थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बारे में आपको बताया गया कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय, विद्युत आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो उत्पन्न होती है। आवेश के मात्रक के बारे में हमने बात की, कौन कौन से मात्रक है, सीजीएस में कौन सा मात्रक है। फिर हमने आवेश के प्रकार के बारे में और उन प्रकार के एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हमने बात की। फिर हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बीच में संबंध की बात की। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसको मैंने याद रखने का आपको प्रयास है जो एक ट्रिक के माध्यम से करवाया। और उसके बाद हमने आवेश के लिए जो कूलाम का नियम था उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। और ये साथियों इस फॉर्मूले के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के आधार पर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और यह जो इस फॉर्मूले में के का मान है और के की जो यूनिट है इसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ये तो आपको याद रखनी है साथियों, इनसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में एग्जाम्पल की रूप में उस फॉर्मूले के आधार पर हमने एग्जाम्पल लिया। और उसके बाद हमने बात की यानी आवेश के कुछ गुण धर्मों के बारे में। और उसके बाद में जो हमने यानी आवेश का है जो मान है जो आपका किस प्रकार है, जो किसी भी वस्तु पे कुल आवेश का मान, न्यूनतम मान का पूर्ण गुण जो है उसके बारे में बात की। उसके बाद में हमने आवेशन की विधि यानी घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा है जो आपके आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आपके घर्षण के आधार पर है जो दो प्रयोग किए थे, एक रेशम की कपड़े और कांच की छड़ के द्वारा, और दूसरा जो आपका बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ के द्वारा, उसके बारे में जो हमने बात की। और साथियों इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको माइनस प्लस के द्वारा ऋणावेशित और धनावेशित कौन सा जो आपका तत्व है या कौन सी वस्तु है जो आपकी ऋणावेशित हुई और कौन सी है जो आपकी धनावेशित हुई उसके याद रखने का प्रयास कराया गया। तो साथियों ये हमने जो विद्युत आवेश था उसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी, यानी लगभग विद्युत आवेश को हमने संपूर्ण रूप से जान लिया है आज की क्लास में। साथियों मिलते हैं नए सेशन में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी साथी इन सेशंस का रिवाइज करते रहिए और इस चैनल पे जो भी आपको क्वेश्चन सीरीज करवाई जा रही है उनका बार बार अभ्यास करते रहिए। साथियों पहले टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सफलता है जो निश्चित ही प्राप्त होगी। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में है जो अपना डाउट छोड़ते जाएं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा और आपका डाउट है जो क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।